नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बीच बहस। आज खास कार्यक्रम में बात करेंगे 292 बनाम 234 यानी कि 292 बनाम 234 पर। बता दें कि लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक तो नहीं लेकिन बीजेपी एनडीए को जनादेश मिला है। 41 दलों का एनडीए गठबंधन विपक्ष के गठबंधन पर भारी तो है लेकिन उतना नहीं जितना 2019 में था। जितनी सीटें एनडीए ने हासिल की है उतनी ऐतिहासिक तो नहीं कही जा सकती लेकिन सीट तो है, क्योंकि जितनी ऐतिहासिक 2019 में मायने रखती थी वो 2024 में कितने मायने रखती है ये तो देखना होगा, क्योंकि ये जो जनादेश मिला है वो ऐतिहासिक तो नहीं कहा जा सकता लेकिन जनादेश तो है। इसके अलावा देखिए एनडीए की है जीत तो है लेकिन ऐतिहासिक नहीं। ऐतिहासिक 2019 के मुकाबले में जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो जनता का ये जो जनादेश है इसमें कई सारे संदेश छुपे हुए हैं, लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और सीधा सा जवाब एक ही मिलता है कि कहीं ना कहीं स्टेटों ने गच्चा दिया है। उनमें से महाराष्ट्र भी शामिल है, उनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उनमें हरियाणा भी शामिल है और राजस्थान भी शामिल है। तमाम जो स्टेट है इनमें गच्चा खाया है, लेकिन क्यों खाया है इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करवा देता हूं, उसके बाद में हम इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में राधा वल्लभ शारदा जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार है। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। विभांशु जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हैं। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। कल्पना शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आप राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा राम मोहन चौकसी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। विजय शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा गोपाल जैन जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहली टिप्पणी राधा वल्लभ शारदा जी आपसे कि ये गच्चा आखिर एनडीए गठबंधन ने क्यों खाया? उत्तर प्रदेश ने जो गच्चा दिया है क्यों? मेरा जो एनालिसिस है इस पूरे मुद्दे को लेके और जो मेरी चर्चा हुई उत्तर प्रदेश में मेरे मित्रों से और जो खबर छनकर आ रही छनकर, हाँ, उसके अनुसार कुछ लोगों का विरोध वहाँ के स्थानीय नेताओं ने किया था। इनको आप टिकट मत दीजिए, हाँ, हार जाएंगे। हाँ, तो उस बात को अनसुनी हो गई। अनसुनी होने का नतीजा हुआ, इसलिए पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ क्या हुआ है कि जैसे अमूमन होता है कि मैं दुकानदार हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला। वोट परसेंटेज अगर देखा जाए तो वो कम हुआ। कारण उसका ये भी हो सकता है कि गर्मी की वजह से। तीसरी चीज़ जो छन के बात आ रही है, अब वो कितनी सत्य है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऑथेंटिक नहीं है वो। उसमें ये है आरएसएस ने अपने हाथ खींच लिए। और उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि मे भी ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं रहता हूँ सेकंड स्टॉप पे और इस चुनाव के दौरान एक भी कार्यकर्ता ये नहीं आया कि साहब ये आपकी पर्ची है या आपको वोट देने जाना है। न कांग्रेस से आया न बीजेपी से आया। आया दोनों तरफ से नहीं, किसी की तरफ से नहीं आया। तो कार्यकर्ताओं की अनदेखी, बिल्कुल। अब ये कार्यकर्ताओं की अनदेखी का एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। तो जो बूथ पर पिछले विधानसभा चुनाव में जिन लोगों को बूथ पर बिठाया गया था, मैं बीजेपी की बात करूंगा, बिल्कुल, उन लोगों को जो मानदेय मिलता है, उनका चाय पानी का खर्चा, खाना पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी आदमी सुबह से शाम तक वहाँ बैठता है और वो अपना काम काज छोड़ के जो सुबह से शाम तक 1000 रुपए या 500 रुपए जो भी कमाता है वो उसको त्याग कर पार्टी की वजह से, क्योंकि उसको निर्देश मिला है और वो वहाँ गया है, तो वो नहीं मिला। तो लोगों के मन में वो ठसक भी थी इस बार। उन्होंने कहा ठीक है। अब सबसे बड़ी बात जो आती है कि बीजेपी में एक चेहरा सबके सामने आया था और जब लोगों ने ये देखा कि जब मोदी ही का नाम चल रहा है तो हम मेहनत क्यों करें। और इसके लिए मैंने पहले भी कहा था, मोदी ने जो 110 लोकसभा के सदस्यों के टिकट काटी थी, उसके पीछे कारण था उनकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, हाँ, वो क्षेत्र में नहीं जाते थे। अभी भी जैसे एक बार बीच में बात चली थी फगन सिंह कुलस्ते की, तो मैंने मंडला जिले के मेरे जो मित्र हैं उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा साहब हम लोग यहाँ तो एक ही बात चल रही है, हमको फगन सिंह कुलस्ते से कोई लेना देना नहीं, हमको तो मोदी जी को वोट देना है। और मेरे ख्याल से शायद आपका रिकॉर्ड में मिल जाएगी ये बात, मैंने शायद आपके सामने कही हो। बिल्कुल, ठीक है ना। तो एक चेहरे को आगे किया। अब दिक्कत ये हुई है उसमें सबसे बड़ी
कि हमने दूसरे को सामने आने नहीं दिया या दूसरा सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया इसकी बात एक अलग है, क्यों नहीं आया वो। तो हमेशा राजनीति हो या कहीं भी हम चले जाए, जब तक हमारे साथ में सेकंड लाइन तैयार नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। कुल मिला के हम ये कहें कि एक ही चेहरे को, एक ही फेस को आगे करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और दूसरा ये है कि जो कार्यकर्ताओं के साथ में जो कनेक्टिंग होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं अनस्पेस दिखा है, उसमें बहुत सारा स्पेस दिखा है। विभांशु जोशी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि हर जहन में एक ही सवाल है, हर व्यक्ति के जुबान पर एक ही सवाल है। सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा स्पेस हम देखें कि इतनी बड़ी जो सीटें, इतना ऐतिहासिक जीत जब 2019 में मिली, लेकिन 2024 में एकदम से सीटें कम हुई, एकदम से वोटिंग परसेंट घट गया, क्यों आखिर? देखिए, जहाँ तक मैं इस बात को देखता हूँ, मैं अलग नज़रिए से सारी बातों को देखना पसंद करता हूँ। हाँ। हम 1984 के बाद से ही भारत की राजनीति को देखें। 1984 का जो इलेक्शन था वो अलग परिस्थिति में हुआ था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के परिदृश्य में वो चुनाव हुआ था। उस समय जो एक मेजॉरिटी आई थी संवेदनाओं पर आधारित होकर, उसके बाद से भारत के लोकतंत्र में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की दो बार के कार्यकाल में उस तरीके की मेजॉरिटी देखने को मिली। हाँ। तो भारत में जब से क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ है, आप ये समझ लें 1984 के बाद से ही, जब वीपी सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से इस तरीके का क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव भारत में हो गया। क्षेत्रीय दलों के प्रादुर्भाव के बाद से ही ये परिस्थितियां बनने लगी कि एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आने लगा। मोदी जी एक बड़ा चेहरा बनकर देश में आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना चेहरा घोषित किया। और गुजरात मॉडल 2014 में पूरे देश ने देखा कि ये गुजरात मॉडल है। उस मॉडल पे यदि देश में काम होगा तो जनता का एक उत्साह था और बहुत सी आशाएं थी जो उनकी जनता की पूरी नहीं हुई थी। उनको लगा कि यदि ये आते हैं मोदी जी तो उस पर काम करेंगे। तो 2014 में और 2019 में मोदी जी ने बड़ी मेहनत के साथ अपनी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया। लेकिन जब चुनाव होता है तो उसमें दो बातें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। वो होती है, पहली पार्टी का काम करने का तरीका, पार्टी का वोट बैंक। बिल्कुल। दूसरा एक होता है कैंडिडेट का अपना वोट बैंक, जहां पर पार्टी का वोट बैंक बम्पर होता है। हाँ। जैसे कि हम मध्य प्रदेश की अनेक सीटों में आप देखें कि पार्टी का वोट बैंक बम्पर था। तो कैंडिडेट ने यदि उतने उत्साह से नहीं भी काम किया तो वो सबसाइड हो जाता है। लेकिन जहां पर पार्टी का वोट बैंक क्षेत्रीय पार्टियों के प्रभाव में होता है और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना वोट बैंक उसमें से काटती हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपने क्षेत्र में काम करने में कहीं ना कहीं लापरवाही करी होगी। और मोदी जी की जो योजनाएं पूरे 10 साल चली, उनको जमीनी स्तर पर डिलीवर शायद वो लोग प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, लाभान्वितों को सामने लेकर नहीं आए। और जनता से जो कनेक्ट की बात अभी यहाँ पर बात हो रही थी, जनता से कैंडिडेट कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि जो पार्टी का वोट बैंक था वो तो यथावत है, बिल्कुल कैंडिडेट्स को मिला ही है। तो जो भी राजनीतिक दल है उसको टिकट देते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो कैंडिडेट है, जहां भी अच्छे कैंडिडेट थे, जिन्होंने नए चेहरे थे, जो काम करने वाले चेहरे सामने आए, बिल्कुल जैसे अनुराग ठाकुर जी लगातार चुनाव जीते क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे। तो ऐसे जो भी चेहरे अच्छा काम कर रहे थे वो उन्होंने जीत हासिल करी। मुख्य बात यह है कि एक बड़ी मेजॉरिटी आनी चाहिए थी, लेकिन क्षेत्रीय दलों के प्रादुर्भाव के कारण इस बार, और इंडिया नाम का जो एक गठबंधन बना, उन्होंने क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया। जैसे तेजस्वी जी ने बिहार में काम किया, मुलायम सिंह जी के बेटे उन्होंने उत्तर प्रदेश में यूपी में काम किया, ममता बनर्जी जी ने अपने क्षेत्र में काम किया। अलग अलग क्षेत्रीय दलों ने अपने अपना, तो वो क्षेत्रीय दल चूंकि उसके पास राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होता है, राष्ट्रीय कनेक्ट नहीं होता है, तो वो एक राज्य स्तरीय पे कनेक्ट करने में वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट्स ने जो जनता के साथ अपना कनेक्ट करना था, वो कहीं ना कहीं चूक हुई है।
जिसके बारे में राजनीतिक दल को गंभीरता से विचार करना चाहिए। कि जो क्षेत्रीय दलों ने जो क्षेत्रीय मुद्दे उठाए थे वो राष्ट्रीय मुद्दों पर भारी पड़ गए, कुल मिलाकर हम ये भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम जो राष्ट्रीय मुद्दों को क्षेत्रीय कैंडिडेट लेकर जनता के बीच में सही ढंग से नहीं जा पाए, एक ये भी हो सकता है। कल्पना शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जीत एनडीए की है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं है जितनी 2019 में हुई थी। अब इस जनादेश को इस संदेश में हम तब्दील करें तो क्या संदेश देता है ये जनादेश? जो एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, यदि वो 99 से कभी 70 पे आ जाए तो नॉर्मली घर का माहौल ये होता है कि भाई तुम फेल हो गए मानो। ऐसा नहीं होता है, पास होना ही कहलाता है। और जिस तरह से देखिए सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर भी इतनी सीटें नहीं ला पाई जितनी एकमात्र मोदी जी लेकर आए। आप जानते हैं पूरे भारत में एकमात्र दूल्हा था मोदी, बाकी सारे बराती थे। अगर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो अगर इतने कैंडिडेट में, क्योंकि जितना भी प्रचार प्रसार हुआ सिर्फ मोदी के नाम पर हुआ। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी होता है कि अगर पासिंग परसेंट अगर कम हो तो उनके परफॉर्मेंस और अनुभव दोनों पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, जो हर एक के जहन में है। जी, उसी बात को मैं लेकर आ रही हूँ। देखिए ये बात सच है कि कहीं ना कहीं सवाल उठता है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये नहीं भूल सकते कि इतना लंबा समय हो जाने के बाद भी एक वही फेस आज भी सबसे ज्यादा सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर इतनी सीट नहीं ला पाई जितनी एकमात्र वो लेकर आए। इसको नकारा नहीं जा सकता। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके परसेंटेज कम आए हैं उसको उस चीज के लिए कहीं ना कहीं ब्लेम किया जाएगा, उससे सवाल पूछे जाएंगे। और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले लोगों को आज आप और हम मिलकर सलाह देने वाले हैं, ये अपने आप में इस बात का कहीं ना कहीं परिचायक है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन उस उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगी जिस उत्तर प्रदेश से सीटें कम आई, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये तीनों जो राज्य हैं, तीनों राज्य एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट थे। इन तीनों राज्यों की अगर राजनीतिक स्थितियां आप देखेंगे, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा इफेक्टिव एक कहीं ना कहीं अपना हिस्सा रखता था। आप देखिए उसके बाद सेंट्रल ने जिस तरह से चुप्पी साधे रही, कई महीने ऐसे रहे, पूरी अगर स्टेट बॉर्डर्स में कहूँ वो सारे जाम थे, क्योंकि मैं वहाँ गई थी, उस क्षेत्र को मैंने देखा था। उस समय सेंट्रल की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं थी। उसके बाद आप देखिए जिस तरह से पहलवानों का मामला आया, काफी लंबा समय बीता, उम्मीदें लगाई गई कि कुछ ना कुछ शायद कर दिया जाए, ब्रजभूषण के को हटा करके भी एक मैसेज दिया जा सकता था। मुझे ऐसा लगता है वो नहीं दिया गया। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण था, क्षेत्रीय जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, उन सारी राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से गठजोड़ करा, जिस तरह से सरकार की योजनाओं को नेगेटिव वे में पेश करने की कोशिश करी। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। उसके साथ साथ योगी जी ने जिस तरह से अपने क्षेत्र में काम किया था, उन्होंने जो नाम डिसाइड करे थे, खबरें ये तक आती हैं कि उन सारे नामों को प्राथमिकता ना दे करके एक नई लिस्ट थमा दी गई थी। तो देखिए जिस तरह से आपने देखा सीएम जब इन स्टेटों में बनाए गए थे, हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान में, सिर्फ एक चिट पकड़ा दी गई और डिसाइड कर दिया गया, विधायकों की भूमिका नहीं थी। उसी तरह से सांसदों की अपने क्षेत्र की योजनाओं के बारे में बताने के लिए उनको कोई फ्रीडम नहीं दी गई थी। उनको सिर्फ मोदी जी की योजनाओं को बखान करना था। अपने क्षेत्रीय मुद्दे क्या हो सकते थे, जनता के बीच जाकर के वो बताना बहुत जरूरी था, उसको लेकर के काम नहीं किया गया। अपना एजेंडा भी बताना चाहिए था। बिल्कुल, केवल अगर केंद्र को ही अगर केंद्र में रखा जाएगा तो फिर केंद्र की उतनी नहीं चलेगी जितनी क्षेत्रीय चलेगी। मनीष, इसमें दो चीजें और थी। आप देखिए रामपुर के आसपास एक सीट आती है जहाँ पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। 1200 के आसपास सीटें थी और वहाँ पर वोट थी, और वहाँ पर 500 कुछ लोगों को सरकारी आवास दे दिए गए। आप यकीन करेंगे उसके बाद एक भी मुस्लिम वोट उस पार्टी को, बीजेपी को नहीं दिया गया। ये अपने आप में बताता है कि कुछ लोग, कुछ समुदाय ऐसे हैं कि उनके लिए आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी योजनाओं का लाभ देने की कोशिश करें, लेकिन वो सरकार को कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट देने वाले नहीं थे। लेकिन उनके प्रति सरकार ने जितना अपना नर्म रूप अपनाए रखा, मतभेद नहीं किया, सरकार ने भेद नहीं किया, क्योंकि सरकार तो हर एक अकाउंट में पैसे डाल रही थी डीबीटी के माध्यम से, लेकिन इसमें कोई बिचौलिया ही नहीं था, सरकार और जनता। बिल्कुल उसी चीज का खामियाजा इससे पहले भी कई बार भुगत चुके हैं, और इस बार भी वो सारी चीजें निकल करके सामने आई हैं। बिल्कुल ठीक है। राममोहन चौकसी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि 2024 की जीत के लिए जो फॉर्मूला अपनाया गया वो चल तो गया,
लेकिन उतना नहीं जला जितना 2019 में जला था। देखिए, हर चीज़ को मैं 2019 से कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो जो ऐतिहासिक जीत मिली थी उसको सभी ने देखा था, न सिर्फ देशवासियों ने बल्कि पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हुई थी। लेकिन दुनिया में अब इस बात की भी चर्चा हो रही है कि जो फार्मूला अपनाया गया, क्या उस फार्मूले में ही कोई कमी थी? देखिए मनीष जी, उसमें बहुत सीधी सी बात है कि आज 2019 की यदि आप बात कर रहे हैं, हाँ, तो 2019 में हमारे राम मंदिर का मुद्दा बहुत हावी था। हाँ, बिल्कुल। और उस समय हमारा राम मंदिर जो है ना, वो बन के तैयार नहीं हुआ था। जो कुछ भी फैसला हुआ 22 जनवरी 2024 को हुआ है। 24 को, हाँ। ठीक है ना। तो मुझे ये लगता है कि यदि 22 जनवरी को यदि 2024 को यदि राम मंदिर का हुआ था, तो ये चुनाव फरवरी और मार्च में हो जाना चाहिए था। हाँ। चूँकि ये चुनाव मई में हुए हैं, तो ये मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय हो गया और हमारे हिंदुस्तान के लोगों की ये उसको क्या कहें, भूलने की आदत है। भूलने की आदत है। हम बहुत बड़े बड़े हादसे, बहुत बड़े भूल गए, चीज़ें भूल गए। हाँ। हम इंदिरा जी की हत्या को भूल गए। हम बहुत सारी हम लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या को भूल गए। हाँ। हम ऐसे कई हिंदुस्तान में उदाहरण हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो कुछ लोगों की जो बड़बोलापन है, बयानबाजी है, जैसे कि अभी कहा गया कि साहब ये बीजेपी नड्डा ने साहब कह दिया कि हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। हकीकत ये है कि बीजेपी के पीछे यदि कोई बहुत बड़ी दीवार है, बहुत मजबूत दीवार है, तो वो आरएसएस है। तो जो बड़बोलापन जो होता है ना, और बड़बोलापन जो है नेताओं को हमेशा उसको बाद में बहुत तकलीफ देता है, तो ये बड़बोलापन भी हो गया। दूसरा ये हुआ कि जैसा कि उन्होंने कहा कि इसको बहुत अदरवाइज नहीं लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी की बात को न रखे, नरेंद्र मोदी को सामने रखे कहा कि ये मोदी की गारंटी है। यदि वो उसकी जगह ये कह देते कि ये भाजपा की गारंटी है। क्या है कि कई लोग व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, पार्टी को पसंद करते हैं। तो यहाँ भी यही मुद्दा सामने आया कि पार्टी बहुत पसंद थी। अच्छा, विपक्ष तो बिल्कुल पूरी तरह से नहा धो के इसके पीछे पड़ा हुआ था कि मोदी जी को किसी भी सूरत हाल में आगे नहीं आने देना है, उनकी टांग खींचना है। तो वो अभी तक इसे आज भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किसी अगर एक व्यक्ति को अटैक किया था तो वो मोदी को अटैक किया, उन्होंने मोदी को टारगेट कर दिया। दूसरी बात मनीष जी, जहाँ तक मैं समझ पाया कि जितने अच्छे काम मोदी जी ने किए हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना को हो, चाहे अग्निवीर वाला मामला हो, चाहे आपको 370 वाला मामला हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा के, इन सभी मुद्दों को उनके जो कार्यकर्ता है वो प्रॉपर वे में, और सरकार की जो बहुत लाभकारी योजना है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मैंने कई मध्य प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्र में जाके देखा है कि उसमें इतने लोगों को फायदा मिला है, लेकिन उसको प्रॉपर वे में उसकी जानकारी नहीं है। हम भोपाल राजधानी की हम बात करें तो भोपाल राजधानी में सरकार की कितनी कल्याणकारी योजना है जिसके बारे में न युवाओं को जानकारी है, न बेरोजगारों को जानकारी है। अब मुद्रा लोन 10 लाख रुपए देते हैं BA ग्रेजुएट को। बहुत सारे युवा जो बेरोजगार हुआ, जो घूमते रहते, रोजगार की बात करते रहते हैं, वो कितने लोग जानते हैं कि मुद्रा लोन के बारे में क्या फायदे, क्या नुकसान, कहाँ फार्म भर जाएगा, क्या है, कहाँ कौन गारंटी लेगा। सरकार ने गारंटी ली है उसकी मुद्रा लोन की, मोदी जी की गारंटी। तो ऐसी कई सरकार की योजनाओं के बारे में प्रॉपर वे में नहीं पहुंचे। और आखिरी बात यह है कि जो कैंडिडेट होता है, यदि कैंडिडेट पार्टी का हो, जैसे मैं आपको भोपाल की ही बात कर रहा हूँ, भोपाल में कांग्रेस के कई नेता हैं, भोपाल में भाजपा के कई नेता हैं जो ये जानते हुए कि ये आदमी मीडिया वाला है, मीडिया वाले से हर कोई बात करना पसंद करता है, वो सीधी मुंह बात करना पसंद नहीं करते हैं। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, मैं अभी आपको नाम लेके बोल सकता हूँ, आप जीती पटवारी से सीधा नहीं मिल सकता। अभी आप मीडिया पर्सन होने के बाद भी आम आदमी आम कार्यकर्ता की क्या बात करते हैं, आप BD शर्मा से सीधे नहीं मिल सकते, आम आदमी कार्यकर्ता की क्या बात करते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं कि जब हम ज्यादा हमको अतिरिक्त मिल जाता है तो हम कभी अपने उसमें घमंड में भी आ जाते हैं। मिला के ये कहें कि जो उनका अहंकार रहा है, जी अहंकार, ईगो रहा है, जी उस ईगो ने भी यहाँ पर बहुत तकलीफ दी, बहुत तकलीफ दी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विजय शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है ये चेतावनी है, क्या समझें इसको हम? चुनाव को चेतावनी तो समझना अपनी जगह ठीक है। नहीं, क्योंकि चेतावनी जनता से कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जनता ने चेतावनी दी है कि आप ईगो को आगे रखेंगे, अहंकार को आगे रखेंगे तो चल नहीं पाएगा। यहाँ अहंकार था तो चल नहीं पाया मोदी जी का। जो यहाँ पर नेताओं के किसी की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ नेताओं की बात कर रहा हूँ जिसमें सभी पार्टी के नेता शामिल हैं। जी जी जी। जैसा कि जीतू पटवारी का नाम भी लिया गया, BD शर्मा जी के नाम भी, तो यहाँ नेता की बात हो रही है किसी? देखो, नेताओं में तो सभी में कहीं ना कहीं अहम आ जाता है अगर पद पे पहुँचता है तो। बिल्कुल ठीक है ना। और अब रही बात यह है कि पत्रकारों को पसंद न करना या जनता को पसंद न करना या मिलना, ये उनका व्यक्तिगत रहता है। कभी कभी क्या होता है कि पत्रकार कुछ ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी को ज़्यादा अहमियत देते रहते हैं, अगर दूसरी पार्टी के पास जाता है मालूम पड़ जाता है, इसलिए भी हो सकता है भावना दें। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कुछ मुद्दों की ऐसी बात की जाती है जो शायद जवाब देने में सक्षम ना हो जो भी नेता है,
उस चक्कर में शायद वो इग्नोर करते जानबूझ करके। हाँ। और ऐसा नहीं है कि सभी अगर पदाधिकारियों को या राजनेताओं को कहा जाए कि दूरी बनाएं, ऐसा तो है नहीं। चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, आप उनसे मिलिए, इधर आपके शिवराज सिंह जी से भी आप कभी मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बड़े नेताओं में कि जनता से कनेक्टिविटी नहीं है। बराबर कनेक्टिविटी शिवराज सिंह ने तो मामा का घर खोल रखा, दरवाजा खोल ये रखा। संदेश दिया उन्होंने कि कोई भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता, बड़ा से बड़ा नेता आएगा तो ये दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला है। ये एक जनता भी है, पार्टी के लिए भी, कार्यकर्ताओं के लिए भी, सबके लिए खुला हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ये अपन कहना गलत होगा कि जनता का संदेश। तो मेरी समझ से ये है कि बड़े नेताओं को, चाहे छोटा कोई भी व्यक्ति जाए, छोटा जाए बड़ा जाए, उनसे नॉर्मली मिलना चाहिए और उनकी समस्या अगर कोई है, कोई बात लेके आया है मुद्दे की है, आपकी राजनीति को लेकर के या जनता की समस्या को लेकर के, तो उसको सुनना चाहिए, उसके निराकरण करना चाहिए। देखिए, ये नेता और राजनेता में यही फर्क होता है। जो आप बता रहा है, नेता और राजनेता में यही फर्क होता है। बिल्कुल ठीक है। गोपाल जैन जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार के हम ये परिणाम देख रहे हैं, 292 सीट एनडीए गठबंधन की आई और 234 जो है इंडिया गठबंधन की आई। अब इस पूरे आंकड़े को, सियासी गुणागणित को समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया है, उन्होंने कहा कि हमारी भी जय जय, तुम्हारी भी जय जय। क्या कहें इसको हम? मेरा इसमें ऐसा मानना है कि हमारे देश के महान माननीय नेताओं ने अपने बेटा बेटी को सेट करने के लिए, उनके भविष्य के लिए, भारत के भविष्य को दांव पर लगा दिया। वो भूल गए कि ये भारत वो महान भारत है जिसके लिए हमारे लाखों क्रांतिकारियों ने इस भारत के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। उन लोगों ने अपने बेटे बेटी के लिए पूरे देश को दांव पर लगा दिया। आज इस चुनाव में ये जो खंडित जनादेश की वजह से हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर, हमारे बढ़ते हुए जो जीडीपी बढ़ रही थी, रेवेन्यू बढ़ रहा था, जिससे हमारी पूरी दुनिया से इतना रेवेन्यू आ रहा था, क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या बहुत प्रभाव पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में लगभग 50 देशों में भारत का रुपया चलता है और हम कितनी जगह आगे जा रहे हैं। लेकिन इस छोटी छोटी हरकतों की वजह से, और मेरा इसमें दूसरा निवेदन ये भी कहना है कि हमारे जो माननीय नेतागण हैं, ये जमीन से कट रहे हैं, ये हवा हवा में नई कारों में घूमते हैं। मैं जब नया नया भोपाल आया था तो मैंने देखा था यहाँ पे माननीय सुशील चंद्र वर्मा जी, मैं उनके कुछ स्टडी करने गया तो उनका एक सिस्टम चलता था कि वो गांव-गांव में कहीं भी जाते थे और उन गांव-गांव में, पंचायतों में या सार्वजनिक जगह पे अपने 10-20 पोस्ट कार्ड रख के आते थे और वहाँ एक काला ब्लैक बोर्ड लगा रहता था, उस पर लिखा रहता था कि माननीय सांसद का अमुक दिन दौरा होगा। और वो पोस्ट कार्ड छोड़ के आते थे कि अगर गांव के किसी भी आदमी को कोई दिक्कत है, ये पोस्ट कार्ड मुझे डालिए, मैं आपको तत्काल निदान करवाऊंगा। टेलीफोन होते नहीं थे जब। बिल्कुल। और इस तरह के लोग जमीन से जुड़े होते थे। 84-83 के आसपास भोपाल सीहोर के जंगलों में एक आदमखोर भेड़िया आया था, तो मैं उसको कवर करने के लिए 9 रुपए की गर्मी में सीहोर के इंटीरियर में दिन भर घूमता था। तो मैंने देखा एक दिन कि माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी इस तपती गर्मी में नीम के पेड़ के नीचे ही गाँव वालों से चौपाल लगा रहे थे। नहीं, देखिए, वो एक दौर था जो हम नेताओं का दौर कहें, लाल कृष्ण आडवाणी जी की अगर हम बात करें, या अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, या मुरली मनोहर जोशी जी की बात करें, ये दौर के नेता है। अब वो दौर गुजर गया है, कभी नहीं लौटने के लिए, लेकिन इनसे सीखने का बहुत कुछ है। बिल्कुल, इनका जो राजनीतिक करियर है या राजनीतिक अनुभव है, उससे नेताओं को सीखना चाहिए। लेकिन अभी अगर हम इस जनादेश की अगर बात करें तो जनता ने जो आदेश दिया है उसमें सभी की जय जय हुई है, हमारी भी जय जय हुई है, तुम्हारी भी जय जय हुई। दोनों गठबंधन के लिए, दोनों पार्टियों के लिए एक संदेश है। मैं इस पर टिप्पणी चाह रहा था आपकी। देश की तरक्की तो रुक गई। ठीक है, देश की तरक्की कैसे रुकी है अब देखना होगा। हालांकि एनडीए की ही सरकार बनेगी, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि आंकड़े भी बता रहे हैं और जो बहुमत अभी है एनडीए को ही है। राधा वल्लभ शारदा जी, अब हम बात आ जाते हैं यहाँ पर कुछ और भी मंथन करने की, क्योंकि अब बारी है मंथन करने की। और देखिए, गठजोड़ की राजनीति तो शुरू हो चुकी है, दिल्ली में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। अब बात सरकार बनाने की आई है, तो जोड़ तोड़ भी होगा, गठजोड़ भी होगा।
आगे की राह क्या है नेता अपने आप में तय कर लेंगे। आपसे ये समझना चाहूँगा कि अब स्टेट वाइज अगर हम सर्वेक्षण करें या मंथन करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा और इसके अलावा भी कोई और स्टेट है जिन्होंने धोखा दिया है, तो यहाँ धोखा बीजेपी खाई है तो किन कारणों से खाई? अगर हम यहाँ का मंथन करें तो क्या कारण आप निकालेंगे यहाँ पर? देखिए, यहाँ तक प्रश्न उठता धोखे का ना, क्योंकि ये धोखा ही है। मैं इसको ये नेताओं के द्वारा जो थोपे गए लोग थे उनने धोखा दिया है, उन्हें मुगालते में रखा है कि नहीं बहुत बढ़िया चल रहा है, सारा सब कुछ अपने फेवर में है। और इसीलिए बाद में आपने देखा होगा 400 का नारा बंद हो गया था, तो फीडबैक नहीं दे पाए जिन लोगों के कंधे पर। अब कंधे पर किसके था ये फीडबैक देने का काम पहले, और उसको आपने बाइकाट कर दिया था, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब अगर हम आगे के भविष्य के हिसाब से अगर सोचें तो मैंने शायद आज से 3 दिन पहले जब अपन चर्चा में थे तो मैंने ये कहा था दिग्विजय सिंह तो हार रहे हैं और कमलनाथ वाली सीट भी डबके में है, तो दोनों कंफर्म हुई, वो भी हार गए। अब प्रश्न ये उठता है कि कल का अगर जिसने भाषण सुना हो नरेंद्र मोदी का, आखिरी में लास्ट में उन्होंने एक बात कही थी जो मैंने परसों के रोज कहा था कि उसकी शुरुआत केजरीवाल से हो चुकी है। ये सारे लोग इस घबराहट में हैं, विपक्ष के बड़े बड़े नेता जो अपने आप के अभी ऊंची गर्दन करके चल रहे हैं, उनको दहशत ये है कि कल हमारा भी नंबर तिहाड़ जेल का होगा। हो सकता है, होगा, हो नहीं सकता, मैं तो कह रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ आपको, ये होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है। बिल्कुल, हम 370 का देख लें, शाहीन बाग वाला देख लें, और एक किसान आंदोलन वाला देख लें। इस समय जो लोग बड़बोलेपन के बात करते थे, मुझे लगता है इस लोकसभा चुनाव में उनमें से एक नहीं मुझे डिबेट में या टीवी में या कहीं कोई दिखा हो, तो लोगों को समझ में आ गई। अब जब विकास की बात हो रही है, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, विश्वासघात तो जो जिनने किया है वो समझ गए हैं, और वो समझ गए हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो अब विश्वासघात सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। तो अब इसमें पार्टी और पार्टी का नेतृत्व भविष्य में ये तय करेगा कि हमें किस पर विश्वास करना है। वैसे नहीं, अगर नेतृत्व, बिल्कुल नेतृत्व की बात अगर हो गई तो मध्य प्रदेश में भी तो नेतृत्व ही था। हाँ, नहीं, मध्य प्रदेश में जो बोया हुआ था, जो बोया हुआ था उसको काटा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो बोया गया है, बोया हुआ था उसको काटा गया है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए आपके 29 सीट आ गई। बाकी कोई ये नहीं कह रहे थे, सारे लोग कह रहे थे कि 2 सीट तो नहीं मिलनी है बीजेपी को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विभांशु जोशी जी, अगर बात नेतृत्व की अगर आ जाती है तो नेतृत्व मध्य प्रदेश में था, लेकिन राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व से क्या ये पूछा जाएगा कि जो वहां पर नेतृत्व रहा है आपके यहाँ पर कमजोर क्यों हुआ? देखिए, जब भी कोई भी राजनीतिक दल है, वो चुनाव परिणाम के बाद उसकी निश्चित तौर पर समीक्षा करता है, क्योंकि चुनाव का एक सिलसिला जारी रहता है। अब इसके बाद फिर आ जाते हैं विधानसभा चुनाव, फिर उसके बाद फिर से लोकसभा चुनाव आ जाते हैं। ये एक क्रम लोकतंत्र में जारी रहेगा। तो ऐसे में राजनीतिक दल की ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने परिणामों की समीक्षा करे कि कहाँ किससे गलती हुई और कैसे उस गलती को सुधारा जा सकता है। लेकिन आप एक बात, जैसा लगातार हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे परिदृश्य में एक ऐसा राजनीतिक दल बनकर निकला है जो पूरे देश में जिसका कमल चुनाव निशान दिखाई दे रहा है। अर्थात पूरे देश में कहीं ना कहीं उनके उम्मीदवारों को मत मिला है, और वो विजय होकर आए हैं। ये एक बड़ी बात, जो राष्ट्रीय दल का एक वास्तविक स्वरूप, देखिए चुनाव आयोग की जो परिभाषा है राष्ट्रीय दल की, वो तो एक अलग परिभाषा, उस पर अभी मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन वास्तविक जो राष्ट्रीय दल का एक स्वरूप होता है, जिस दल की पूरे देश में एक उपस्थिति दर्ज हो, हर राज्य में, लगभग हर राज्य में, उसके कम से कम 90% राज्यों में तो उसकी उपस्थिति दर्ज होनी ही चाहिए। अब आप देखें, ऐसे में हम यदि परिणाम को, एनडीए और इंडिया के परिणामों को पूरी तरीके से देख लें, तो एनडीए में हम देखते हैं 240, फिर उसके बाद 16, 12, 7, 5, 2, 1, 1, 1, 1, 1 ऐसे। फिर इंडिया में हम देखते हैं 99, फिर उसके बाद 37, 29, 9, 8, 4, 4, 3, 3, 3। मतलब कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो है एक अच्छे अंकों से कहीं भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया।
100 का एक आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस वो आंकड़ा भी भारत में नहीं पार कर पाई, जबकि उसका राजनीतिक इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर 20% सीटें कम तो हुई है ना? देखिए, वो तो लोकतंत्र में चुनाव लड़ा है। 10 साल के उनका प्रधानमंत्री काल था, उन्होंने अपनी बातों को रखा। क्षेत्रीय स्तर पर जो उनके नेता थे, कहीं ना कहीं टिकट वितरण में या कोई बातें होती हैं जो जनता के बीच में कनेक्ट नहीं कर पाए। देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी की हम बात करें, कैसे उनका कितना बड़ा कमबैक हुआ। उन्होंने एक ही घोषणा कर दी थी कि मैं विधानसभा नहीं चढ़ूंगा जब तक कि मैं पुनः सीएम नहीं बन जाता। और यही उनका जो विश्वास था, उनको कितनी विपरीत परिस्थितियों में उनके ऊपर राज्य सीबीआई ने पुलिस के केस दर्ज किया, भ्रष्टाचार का केस उन पर दर्ज हुआ, उससे वो नहीं घबराए। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखा। तो ये, और देखिए चंद्रबाबू नायडू जी का, चंद्रबाबू नायडू की एक दूसरी बात भी तो है कि 2019 में उन्होंने क्या किया था, एनडीए के खिलाफ ही गठबंधन तैयार किया था, इंडिया गठबंधन वालों का, विपक्ष में थे ना तब तो वो। लेकिन एक आप यदि हम देखें चंद्रबाबू नायडू जी का पुराना इतिहास भी देखें तो अटल जी के साथ वो लगातार खड़े रहे, लेकिन और अटल जी को जिस तरीके से उन्होंने मजबूती दिलाई और एनडीए के गठबंधन के साथ वो खड़े रहे। देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी की आज की भी बात तो आप देखिए, कल जैसे ही नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट जाता है चंद्रबाबू नायडू जी को, चंद्रबाबू नायडू जी ठीक शाम को 8 बजे आधे घंटे के अंदर चंद्रबाबू नायडू जी ये साफ तौर पर लिखते हैं कि हमने जो आंध्र प्रदेश में जो जीत की, जो हमने देश में हम जीते, वो एनडीए जीता है, हमने मिलकर चुनाव जीता है। उसके लिए वो बाकायदा एक अलग अलग ट्वीट में उन्होंने अमित शाह जी को भी अलग से धन्यवाद दिया है 4 पैराग्राफ में, उन्होंने जेपी नड्डा जी को भी धन्यवाद दिया है 3 लाइनों में, और नरेंद्र मोदी जी को भी इस बात के लिए धन्यवाद दिया है कि आपने हमारा साथ दिया। और वो लगातार एनडीए की ही बात ट्वीट में लिख रहे हैं। वो कहीं भी उन्होंने आंध्र प्रदेश में उनकी क्लीन मेजॉरिटी होने के बावजूद भी वो ये नहीं लिख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में या आंध्र प्रदेश में टीडीपी के लोकसभा चुनाव में जो उनकी जीत हुई है, वो उनकी अपनी पार्टी की जीत है। वो साफ तौर पर ट्वीट में एनडीए को ही आगे रखा है, एनडीए को ही आगे रखा है। ये बड़ी बात, ये उनका विश्वास साफ तौर पर दिखाई देता है। ये एक बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि एनडीए का जो फैसला था, उसने एक सामूहिक दल के तौर पर बाहर आए और एक बड़ी मेजॉरिटी के बाद, फिर मैं बार बार कर रहा हूँ, 1984 के बाद नरेंद्र मोदी जी के लगातार कार्यकाल में तीसरी बार इतनी बड़ी मेजॉरिटी ही मानी जाएगी, क्योंकि कोई भी अन्य दल, कोई भी लाइन उनके करीब नहीं पहुंच पा रही। ये आप देखिए ना, वो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 3 बार रहने वाले, ये रिकॉर्ड भी बना लेंगे और कोई लाइन उनके बराबर तक पहुंच ही नहीं रही है। आप ये भी तो देखिए, 90 और 240 में कितना बड़ा अंतर है, आप देखिए। तो फर्क तो है, लेकिन उतना नहीं जितना 2019 में था। ठीक है, कल्पना शर्मा जी आपके पास में आना चाहूंगा। अब हम अगर स्टेटों का सर्वेक्षण कर रहे हैं, स्टेटों पर मंथन कर रहे हैं, यूपी में तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन था वो इस समझाने में कामयाब रहा कि बीजेपी अगर 400 सीटें जीत जाती है तो आपका आरक्षण खत्म करेगी, आपका संविधान खत्म कर देगी। जातिगत जनगणना का भी कहीं कहीं जिक्र आया, कहीं नहीं अधिकतर ही जिक्र आया, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि राहुल गांधी जहाँ भी जाते थे एक तो वो संविधान की बातें करते थे और दूसरा जातिगत जनगणना का भी जिक्र करते थे। तो क्या लोगों के मन में ये बात घर कर गई? मनीष, ये मुझे कई बार इस देश की जनता समझ में नहीं आती। ये बहुत जल्दी, जैसे कहा ना कि हर कोई अगर ये कह देता है, मात्र ये कह देना काफ़ी नहीं कि ये भूलने में माहिर है, बहुत जल्दी भूल जाती है। ये वो इतिहास भूल जाती है, इसको कुछ याद नहीं रहता। जिस समय ये वोट डालने जाती है, ये रोटी कपड़ा और मकान पर सिमट जाती है, और रोटी कपड़ा मकान फ्री में मिल रहा होता है। तो इसकी ये बात भी समझ में नहीं आती कि आखिर ये चाहती क्या है। विकास की अगर मैं बात करूं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूं, जहां मैंने अपने, क्योंकि मेरा बचपन वहीं बीता, मैं जानती हूँ कि वहाँ पर घर से कॉलेज तक मैं कभी शायद अकेले नहीं गई। मैं उसी उत्तर प्रदेश से आती हूँ जहाँ लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, गेट पर खड़े होना बिल्कुल मनाही थी। तो ऐसे उत्तर प्रदेश से आने वाली लड़की जब कुछ दिन पहले लखनऊ में इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन में जाती है, तो वो मेरठ से अकेले रात को 2 बजे लखनऊ पहुंचती है और बेधड़क वो अकेले ट्रेवल करती है। ट्रेवल करने के बाद रात को होटल बुक करती है और आराम से रुकती है। ये अपने आप में उस चीज को बताता है कि जिस उत्तर प्रदेश में क्राइम अपने चरम पे था, 6 बजे के बाद
तो लड़कियां छोड़िए, लड़कों का घर से निकलना बाहर मुश्किल हो जाया करता था। ऐसे उत्तर प्रदेश को शायद वो लोग बहुत जल्दी भूल गए कि वहां पर भैंस चोरी हो जाने पर उसको ढूंढने के लिए पुलिस को लगा दिया जाता था, लेकिन वहां पर सरेआम कत्लेआम हो जाता था और उसकी सुनवाई तक नहीं होती थी। आखिर ऐसा क्या कारण है? और सबसे बड़ी बात मनीष, एक बहुत बड़ा मामला है, कार सेवकों पर जो गोली चली थी बाबरी विध्वंस के बाद, उसके बाद आप देखिएगा कितनी बड़ी बात थी कि उसके बाद सरकार मुलायम सिंह यादव की जो बनाई गई थी वो फुल मेजोरिटी के साथ बनाई गई थी। ये अपने आप में बताता है कि इस देश की जनता, उस उत्तर प्रदेश की मैं बात करती हूँ, वो भूलने में माहिर है। अयोध्या की, अगर वाराणसी में इस समय बयार जिस तरह से बह रही है, आप देख लेंगे कि वहाँ पर विकास जिस तरह से हुआ है। अयोध्या की अगर मैं बात करूँ, अगर ये विकास नहीं है तो फिर कहीं विकास नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर हम ये माने कि जो भी केंद्र सरकार या योगी सरकार योजना चला रही है, उन योजनाओं को भूलकर जनता ने जो विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए थे उनको मान लिया। नहीं मनीष, इसमें नहीं मनीष, ये तो चीजें हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो एरोगेंस पार्टी के अंदर आ जाता है, उन लोकल विधायक या सांसदों के अंदर आ जाता है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप देखिए, अगर मैं मध्य प्रदेश की अभी बात करूं, हर जिले में अगर आप हेलीपैड बनाने की बात कर देते हैं तो आप समझेंगे कि उसका अर्थ क्या होगा। उसका अर्थ ये होगा कि आप जो रोड टू रोड, जब आप रोड के थ्रू कहीं जाते हैं तो बीच में जो छोटे छोटे क्षेत्र पड़ते हैं, आप उनसे अपनी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन जब आप हेलीपैड के माध्यम से जाते हैं तब आपकी वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। यही वो सारी चीजें हैं जो जनता के बीच में कनेक्टिविटी को कम करते हैं। कोशिश ये की जा रही है। कुल मिला के हम ये कहें कि जनता की जितनी भी योजना दी गई है, हितग्राही योजना हो, उनको जनता भूल गई है, और जो विकास के काम मोदी या योगी ने किए हैं उनको भूल करके विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए हैं, विपक्ष ने ये कहा कि संविधान खत्म हो जाएगा, तो जनता ने मान लिया। कुल मिलाकर एक कंक्लूजन ये भी हो सकता है। राममोहन चौकसी जी, क्या ये जो जनता ने जनादेश दिया है, क्या एक नई राजनीति के लिए नई राह है, नया आईना है? देखिए मनीष जी, भारत का इतिहास रहा है कि जब जब देश में चुनाव हुए हैं और चुनाव में जो भी चुनी हुई सरकार आई है या जोड़ तोड़ गठबंधन की सरकारें बनी है, वहाँ हर सरकार ने कुछ न कुछ नई चीज़ देने की कोशिश की है। मेरे होश में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मैंने जब से होश संभाला है, पिछले 2014 के बाद जो विकास की गति भारत ने पकड़ी है वो शायद इसके पहले कभी नहीं हुई है। और जैसे कि हमारे एक मित्र ने अभी कहा था कि ये केवल अपनी परिवारवाद की राजनीति करना चाहते हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव के 2 लड़के, लालू प्रसाद यादव की 2 लड़कियां, दोनों चारों चुनाव में मैदान में हैं, उसमें कुछ हार गए, कुछ जीत गए। इसी प्रकार से आप इनको देख लीजिए, मुलायम सिंह, अखिलेश जी को देख लीजिए, तो उसमें कोई वो नहीं है। परिवारवाद की राजनीति से हटके यदि मोदी जी ने, देखिए मोदी जी का परिवार, मोदी जी बहुत क्लियर किया है कि मेरा परिवार पूरा हिंदुस्तान है, भारत मेरा परिवार। और हकीकत है कि माँ के मरने के बाद तो उनका शायद वो उधर से वो रिश्ता भी खत्म हो गया। थोड़े भाई उनका भी हैं, और जिस हालत में वो लोग रहते हैं तो उस हालत उनकी हालत बयां करती है कि मोदी जी ने ऐसा कोई गैर काम नहीं किया है, गैर कानूनी काम, जिससे कि कोई देश भला कर सके वो। तो सवाल ये है कि जब राष्ट्र को प्रथम राष्ट्र को रख के यदि काम किया जाएगा तो देश बहुत तरक्की करता है। और इस मामले में मैं योगी जी की तारीफ करता हूँ, मोदी जी की तारीफ करता हूँ। और उसके जस्ट अपोजिट आप देख लीजिए, यदि हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि जयवर्धन सीएम बन जाए, कमलनाथ जी चाहते हैं कि नकुलनाथ आगे चल के, वो बात अलग है कि हार जाए। ऐसे में नाम लेके आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर ऐसा कोई उदाहरण नहीं है बिल्कुल कि जिसमें आप ये दोषारोपण कर सके ये परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। तो देश को प्रथम रख के यदि आप बात करेंगे तो देश भी विकास करेगा और राजनेताओं की छवि भी अच्छी होगी। वरना वो छवि चोरों की है, जैसे केजरीवाल अभी चले गए, और इसके बाद और भी नेता जाने की लाइन में लगे हुए हैं, ये भी गारंटी से कि मैं आपको कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। विजय शर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगा कि हिंदी पट्टी के अधिकतर राज्य बीजेपी ने गंवाए हैं, जैसा कि वहाँ पर सीटें तो मिली लेकिन वोटिंग परसेंट कम हुआ है यहाँ पर, इसको लेकर के आपकी टिप्पणी क्या है? देखो, हिंदी क्षेत्रों को लेकर चलें, भाषी क्षेत्रों को लेकर के, तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दों का ज़्यादा महत्व, ज़्यादा बोलबाला रहा। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, चाहे हरियाणा की, पंजाब की, जहाँ की बात करेंगे, वहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो क्योंकि जैसे यहाँ पर है मोदी सरकार का ज़्यादातर नारा दिया गया अभी तक, ठीक है नहीं, तो भाजपा कहाँ गई, भाजपा के कार्यकर्ता कहाँ गए? इधर नड्डा जी ने कहा कि साहब संघ की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं, उधर संबित पात्रा जी ने कहा साहब
जगन्नाथ जी मोदी के भक्त हैं। और इधर मोदी जी ये भी कह रहे हैं हम बायोलॉजिकल हैं, बायोलॉजिकल नहीं है, बायोलॉजिकल मतलब साक्षात भगवान के अवतार है। तो ये चीजें क्या है हिंदी वाले क्षेत्रों में, अगर राम की बात करते हो किसी देवता भगवान इस क्षेत्रों में ज्यादा चलन है। और राम को लेकर के आप चले थे, आप राम को आपका कहना है राम को लेके आए, तो राम को कौन ला सकता है? जो सबको दुनिया बनाने वाला है उसको कौन लेके आ सकता है? नारा यही चलता रहा कि राम को लेके आए, हम उनको लेके आएंगे। तो ये कभी स्थानीय मुद्दे पड़े, जैसे यहाँ पर जो 29 सीटें जो बीजेपी को मिली हैं वो यहाँ पर लाडली बहना में काम किया। शिवराज सिंह जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है अगर देखा जाए, क्योंकि और यूपी में कहा जाए, अगर ये कहते राम वाली बात करते हो तो अयोध्या सीट पर्सनल जो राम मंदिर है वो सीट नहीं ले पाए। इसका मतलब राम भारत की सियासत में एक दंत कथा जरूर चलती है कि मोदी के बाद कौन, तो एक नाम आता है योगी। मतलब शिवराज जी के अगर हम तुलना में उनको खड़ा करें तो उनका कद ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। ये किंवदंतियां चलती है, ये दंत कथाएं चलती है। कद बड़ा है लेकिन जब उनका कद इतना बड़ा है तो यूपी जैसे राज्यों में कमाल क्यों नहीं कर पाए वो? नहीं, वही बता रहा हूँ ना। क्या था, अभी जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए 3-4 राज्यों के, मध्य प्रदेश के मान लो, राजस्थान के मान लो, छत्तीसगढ़ के, जो परिणाम आए उसमें जो परिवर्तन किया नेतृत्व, जो दावेदार थे और नए चेहरों को लाके रख दिया, उससे मोदी जी ने एक संदेश दे दिया था कि अगली बार यूपी का है, यूपी का मतलब बाबा को हटाना। तो ये दूसरा मुद्दा ये केजरीवाल कह रहे थे कि वो बात सही है। केजरीवाल ने जो कहा वो तो सही कहा, लेकिन उससे पहले ही संदेश जा चुका था। केजरीवाल तो बहुत बाद में निकल के आए, केजरीवाल का संदेश तो नहीं, अभी लोकसभा चुनाव ये बाद में कहा। अगर चुनाव खत्म होंगे तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, यानी हटाए जाएंगे। मतलब ये कहा उन्होंने, ये संदेश गया, ये स्थानीय तौर पर चीजें नहीं, तो उसका जो है योगी जी को पहले जानते थे। और दूसरा ये अपना गुजरात में जो आंदोलन हुआ राजपूतों वाला विवाद जो चला, उसके बाद से माहौल पूरा बिगड़ा राजपूतों का। राजपूतों ने वहाँ मीटिंग करी और उसका परिणाम एक ही नारा चला यूपी में, मोदी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। योगी तेरी खैर नहीं, नहीं मोदी तेरी खैर नहीं। अच्छा, योगी से कोई बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं। कुल मिलाकर चलिए ठीक है। गोपाल जैन जी, यहाँ पर 2-3 बातें निकलकर सामने आती है। पहली तो यही कि एक ही चेहरे को लगातार प्रोजेक्ट किया जाता रहा, जिस प्रकार से नेताओं का परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो भी नहीं रहा। और एक तरीके से एक बात ये भी है कि जो एनडीए के सहयोगी दल थे उनका भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। क्या कहेंगे आप? विषय पे तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी जरा 8 तारीख को शपथ होने दीजिए और 14 अगस्त 15 अगस्त तक का इंतजार कीजिए, क्योंकि जब पूरी रूपरेखा सामने आएगी, इनका ब्लूप्रिंट क्या होगा देश के लिए, क्योंकि बनना तो पीएम मोदी को ही है, सिस्टम वो ही रहेगा सारा। बिल्कुल। तो अब जब इनकी देश के लिए क्या नई प्रोग्रेस है और इन लोगों को जो जो अपना करना था वो कर लिया, और हम लोग सिर्फ आशावादी लोग हैं, विकास के बारे में सोचेंगे। इन्होंने जो करना था कर लिया। हम 15 अगस्त के बाद में जो देश के लिए नया कुछ मिलने वाला है, हमें पूरे विश्व में आगे बढ़ना है और भारत को तरक्की के राह पे ले जाना, विश्व रूप बनाना है, हम उसके बारे में सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ध्येय वाक्य था कि टूटी लंगड़ी सरकार को मैं ऐसे भी नहीं छूंगा, लेकिन अब जो सरकार बनेगी वो तो लंगड़ी ही सरकार बनेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तगड़ी सरकार चाहिए आपको या लंगड़ी सरकार चाहिए, लेकिन अब जो सरकार बनने जा रही है वो तो लंगड़ी सरकार बनेगी ना, तगड़ी सरकार नहीं बनेगी। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो ध्येय वाक्य था, क्या उसको आगे रखा जाएगा? नहीं, देखिए अटल जी ने एक जगह ये भी कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठारूंगा। ठीक है। और जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना। वक्त के साथ साथ अब वो 40 साल पुराने अटल जी के सिस्टम बदल रहे हैं, बदल गए हैं। अब ये मोदी जी का समय है। अब इस समय बहुत सारी गंगा जी से पानी बह चुका है, बहुत सारे अनुभव आ चुके हैं। भाजपा भी अब बहुत संभल के आगे बढ़ रही है और हमारे सामने सिर्फ देश नजर आता है। हमें सिर्फ उन देश के बारे में सोचना है, तरक्की करना है, बहुत आगे जाना है। बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ ये देखिए कि ये जो चुनाव रहा या चेतावनी रही, ये जनादेश रहा या एक संदेश रहा, इसी के साथ में देखिए जिस प्रकार से ये पूरे मुद्दों की शिफ्टिंग हुई, इसके हिसाब से 7 चरणों की जो वोटिंग हुई, वोटिंग जो कम % रही, कहीं ना कहीं ये भी एक खामी रही। और तमाम जो हमारे बीच बहस का जो हिस्सा रहा था मुद्दा, उसमें कहीं ना कहीं एक ही कंक्लूजन है कि कहीं ना कहीं खामी रही है, कुछ ना कुछ तो खामी रही है, तभी इतनी सीटें कम आई है। अगर हो सकता है कि अगर एक ही चेहरे को यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं किया जाता
हो सकता है कि जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है वो और अच्छा परफॉर्मेंस करते तो हो सकता है कि जो बीजेपी है और एनडीए गठबंधन है वो 2019 से भी बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज करता है। लेकिन जिस प्रकार से जनता ने जो जनादेश दिया है वो सिर आंखों पर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता ही यहाँ पर लोकतंत्र में भगवान है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम बीच बहस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और अब मेरे साथ सभी मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।